समाजवादी प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। यही सवाल मेरा आपसे है वर्मा साहब। हेलो। जी आशुतोष लोक जी। कुमार सिंह बोल रहा हूँ। आशुतोष जी, आवाज आ रही है क्या आपको? मेरी आवाज आ रही है? चलिए, उनको भी आवाज नहीं पहुंच रही है। जब तक जेडीयू नेता लव कुमार सिंह जी का मैं रुख कर लेती हूँ। नमस्कार। जी आशुतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे मेरी आपकी आवाज आ रही है। अगर मेरा सवाल आपने सुना हो तो उसका जवाब दीजिए। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना, दोबारा लागू करना, उसको लाना इतना आसान नहीं है, जबकि अर्थशास्त्री, आरबीआई, केंद्र सरकार सभी यही कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। विपक्षी पार्टियां मात्र अपने सियासी फायदे के लिए इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विपनेश जी। और पुरानी पेंशन स्कीम को समझने वाले लोग और उसको क्रियान्वयन में लाने के लिए किसी भी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को पीछे करने वाली नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में जितने भी लोग हैं जो पुरानी पेंशन के हकदार हैं, वो लगातार आंदोलन नहीं कर रहे होते। और ये नई पेंशन स्कीम में किया क्या गया है, इसको भी समझने की जरूरत है। इसमें भारत सरकार ने हमारी पेंशन का जो अंशदान है, जो हमारी तनख्वाह का अंशदान है, वो खुद जो है स्टॉक मार्केट्स में लगाया है और उसके बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से डाला है। इसका मतलब ये कहीं से गारंटी नहीं है। और वो कौन सा पैसा है? वो हजारों करोड़ों अरबों रुपए है जो अपने उद्योगपति मित्रों को देते जा रहे हैं और वो भागते जा रहे हैं। जो एनपीए हो रहा है, ये कहीं से नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए गौरी शंकर बिसेन ने कहा है कि अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं की तो पार्टी मुझे निकाल दे, लेकिन मैं उसके लिए आंदोलन करता रहूंगा। हिमाचल प्रदेश में हो गया है। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी और कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर्स लगातार मांग कर रहे हैं। असल में ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व की एक बहुत बड़ी हट है कि हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवसायिक दोस्तों के लिए इस देश में करोड़ों करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन हक मार रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी का वजूद ही खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जिस तरीके से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, उस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के थ्रू सरकारी नौकरियों का वजूद भी इस देश में खत्म करने की एक बहुत बड़ी डॉक्टर चाल है। आशुतोष वर्मा, ये सिर्फ केंद्र सरकार का ही कहना नहीं है, तमाम अर्थशास्त्री भी इस बात को मानते हैं। आरबीआई का भी ये कहना है, नीति आयोग के जो मेंबर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ओपीएस किसी भी तरह से देश के लिए अच्छी स्कीम नहीं है, इससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और राज्य सरकारें बिना सोचे समझे, कितना कर्ज है राज्य पर, कितने कर्ज में डूबे हुए हैं, पैसा कहां से आएगा, बिना सोचे समझे चुनाव में वादे कर रहे हैं, जीत रहे हैं और उसको कैसे लागू हो जाए करेंगे, इसका कुछ अता पता नहीं है। नहीं विप्लेश जी, जब ये पुरानी पेंशन बंद की गई थी उसके पहले भी यही अर्थशास्त्री यहीं पर थे। एक तरफ आप विरोधाभास बात कर रही है, एक तरफ कह रही है देश की इकोनॉमी लगातार बढ़ती हुई दुनिया के 5वें नंबर पहुंच रही है, उस पर उल्टी तरफ आप ये कह रही है कि हमारी जो है इकोनॉमी में इतना पैसा नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के साथ जो करोड़ों की तादाद में है, उनके साथ ये छल है। ये एक तरीके से व्यवसायीकरण किया जा रहा है हमारी पब्लिक सेक्टर से, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ना पब्लिक सेक्टर यूनिट चाहती है इस देश में और ना ही पब्लिक सर्वेंट चाहती है। वो चाहती है किस तरीके से इनका व्यवसाय कर दिया जाए और अपने उद्योगपति दोस्तों के मातहत अपने बड़े बड़े फंड्स को दिया जाए। वो एनपीए भले हो जाए लेकिन चुनाव में उनकी मदद करते रहे और साल दर साल उनकी सरकारें पैसों के मामलों में बढ़ती चली जाए। जी आलोक जी, इस पर रिस्पॉन्ड जल्दी से कीजिए, फिर मैं अर्शप्रीत जी का रुख करूंगी। जहां आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि इकोनॉमी हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, तो हम केंद्रीय कर्मचारियों को स्कीम का फायदा क्यों नहीं दे सकते? देखिए, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा है, वो लगता है कि रियलिटी से दूर कोई बात करने की उनकी जुगत है। जब देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, आरबीआई, नीति आयोग सब कह रहा है कि ये बोझ हम सहन करना सेंटर के लिए बहुत मुश्किल होगा और आने वाले स्कीमों में जो भारत प्रगति कर रहा है उसमें बाधक होगा, लेकिन लुभावने भावन देकर तो इनके पास कोई इशू नहीं रह गया है। बगैर सोचे समझे आज पंजाब ने इसको लागू किया है, सॉरी हिमाचल ने लागू किया है। आप देखिएगा ऑलरेडी उन पर कितना बोझ है और इस बोझ को वो सहन कर पाएंगे कि नहीं, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है। पंजाब ऑलरेडी किस हालत में है, कितना कर्ज है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसने इसको लागू करने की घोषणा की है।
तो ये लोग उसको करके क्या भुगतेंगे, अभी इसका इनको परिणाम के लिए ये सोच नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।